नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। और यदि आपने इससे पहले के पिछले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। अगर बात करते हैं आज की इस क्लास में, तो हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, लिखा है फैक्ट्री, मशीनरी और उत्पाद, इनके बीच में हमें सही बेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यहाँ पर दोस्तों विषम आकृति 4 आकृति हैं, इनमें से एक ऐसी आकृति है जो आपकी अन्य 3 आकृतियों से सही संबंध नहीं बनाती है। उन्हीं में से हमें छांटना है ऐसी कौन सी आकृति है जो कि विषम है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के सामने रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। इसका जो लिंक होगा दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अनसोल्ड रूप से पीडीएफ मिलेगा, आप यहाँ पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम पर हम जीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, जो आपके A4 साइज में उपलब्ध होते हैं। तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपके रीजनिंग और जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं। इसके अतिरिक्त चाहो तो आप हमें डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने रहने वाला है, जल्दी से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्या रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न में बोला गया है दोस्तों, लाल किला का संबंध अगर दिल्ली से है तो स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे होगा। प्यारे दोस्तों, एक तरफ आपको बिल्डिंग दे रखी है, एक तरफ उसकी जहां पर वो स्थित है वो स्थान दिया गया है। तो बात करते हैं लाल किला के बारे में। किसके बारे में? लाल किला के बारे में। तो लाल किला कहां पर है? आप बोलेंगे सर लाल किला हमारा नई दिल्ली में है या फिर दिल्ली में है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हमें बात करनी है स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों आपने जीके में तो इसको बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि स्वर्ण मंदिर कहां पर होता है सर? अमृतसर में होता है। कहां पर होता है? अमृतसर में होता है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो विकल्प नंबर 2 बनेगा, अमृतसर। क्या बनेगा? अमृतसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला गया है स्केल का संबंध अगर लंबाई से है तो ओडोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों हमें ओडोमीटर का संबंध बताना है। देखिए यहां पर हमें दे रखा है स्केल, स्केल की बात कर रहा है। स्केल से क्या मापा जाता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों स्केल लंबाई मापने के काम आती है। स्केल किसे कहते हैं? आप बोलेंगे सर पटरी को कहते हैं। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में कि हम क्लास में ही कहते थे भाई स्केल दे दे मुझे, लंबाई मापनी है। तो लंबाई मापने के लिए स्केल का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं ओडोमीटर की। किसकी साथियों? ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर सर क्या मापता है? ओडोमीटर इंपॉर्टेंट है भाई। ओडोमीटर की अगर बात करने जाते हैं तो दोस्तों आपका ओडोमीटर मापता है गति। क्या मापता है? गति। देखो आपने बाइक देखी होगी। क्या देखी होगी? बाइक। भाई बाइक तो हमने सभी ने देखी है। और बाइक में जो आपका वो मीटर लगा होता है जो आपकी स्पीड बताता है, जो गति, बाइक की गति बताता है, जो स्पीड बताता है प्यारे दोस्तों, वो आपका ओडोमीटर कहलाता है। तो इस प्रकार से बाइक की गति मापने के लिए या फिर कह सकते हैं किसी भी वाहन की गति मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं उस वाहन में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सभी बताएंगे। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। बोला है 4 और शब्द दिए गए हैं। 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर प्यारे दोस्तों आपको एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का प्रयोग करके हम ऐसा कौन सा शब्द है 4 विकल्पों में से जो हम नहीं बना सकते हैं। चलिए बताएंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग इसका उत्तर कौन बताएगा, बताइए।
देखिए बात करते हैं अगर हम विकल्प नंबर 1 की, आप उत्तर बताएंगे तब तक हम आपको एक एक करके चेक करवा देते हैं। विकल्प नंबर 1 की बात करते हैं तो लिखा है एंटेरियो। क्या लिखा है? एंटेरियो, ANT। तो बोलेंगे सर ANT, A T तो ये हो गया, एन ये हो गया, ANT, उसके बाद ई, उसके बाद आर, फिर आई और ओ। तो एंटेरियो यानी विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों जो हमारा एक है, जो एक है ये तो बनाया जा सकता है। इसके अलावा लिखा है रेनेसिज्म, रेनिसम लिखा है। क्या लिखा है? रेनिसम लिखा है। तो रेनिसम बना सकते हैं आर, उसके बाद आई, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त एन, उसके बाद क्या हो जाएगा ई, और एस, फिर यू, फिर एम। तो रेनिसम भी बना सकते हैं प्यारे दोस्तों हम विकल्प नंबर बी को भी बना सकते हैं। अगर इसके बाद देखते हैं विकल्प नंबर 3, सेरोमन लिखा है। सेरोमन मतलब एस ई, उसके बाद आर और ओ, और फिर क्या हो जाएगा एम, और उसके बाद ए और एन। देखो सेरोमन यानी विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों हम 3 भी बना सकते हैं। गौर से देखेंगे तो हम विकल्प नंबर 3 भी बना सकते हैं। इसके बाद अब बचता है विकल्प नंबर 4। क्या बचता है? विकल्प नंबर 4। तो क्या बना सकते हैं? आप बोलेंगे 3 तो बना सकते हैं, तो चौथा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, चौथा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और पूछा तो हमसे उसने यही है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो उत्तर तो बनेगा आपका विकल्प नंबर डी, जो नहीं बनाया जा सकता है। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उसका कारण यह है कि इसमें 2 बार प्यारे दोस्तों ए आया है, 2 बार ए आया है, जबकि मेंसुरेशन में जो ए है वो केवल और केवल 1 बार दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। इस कारण विकल्प नंबर डी नहीं बनेगा और यही हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों और संख्याओं को चुनिए। यहां पर आपको 4 शब्द दे रखे हैं। 4 शब्द क्या है प्यारे दोस्तों? पहले लिखा है डी और एफ, इसका संबंध बताया गया है यू और डब्ल्यू से। किससे है? यू और डब्ल्यू से। और हमें दोस्तों जी और आई का संबंध बताना है, किससे हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए साथियों, हम इसको चेक करते हैं, और कैसे चेक करेंगे? इंपॉर्टेंट तरीके से। देखो यहां पर हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो अपोजिट की ट्रिक याद हो, आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, उसके बाद क्या था? उसके बाद जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, उसके बाद जैकलीन, कमला पसंद, फिर क्या था? लव और मन। इस तरह से ये क्या थी? सारी की सारी अपोजिट की ट्रिक थी, यानी कि जो लेटर एक दूसरे के वर्णमाला में अपोजिट होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कैसे? देखो एफ यू अपोजिट है अंदर अंदर का, उसके अलावा बाहर बाहर का भी अपोजिट है, डी डब्ल्यू दूध वाला, एफ यू फूफा जी। तो उसी प्रकार अंदर अंदर का इंडियन रेलवे बताया था IR, फिर बताया था दोस्त आपको जीटी रोड। क्या बताया था? जीटी रोड। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर 1, जिसमें दिया गया है RT, और हमें RT ही तो ज्ञात करना है। देखो RT ही तो हमारा आ रहा था। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो आपका विकल्प नंबर 1 बन जाएगा बिल्कुल सही जवाब, RT इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ पर जो क्रम था वो अपोजिट का चल रहा था। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन कीजिए। यानी कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, यानी कि ओड हो जाएगा। बताइए क्या दोस्तों 31 क्या विषम है? क्या 31 विषम है? क्या दोस्त 41 विषम है? क्या दोस्त आपका 61 विषम है? या फिर साथियों आपका 51 विषम है? तो कैसे पता करते हैं दोस्तों? यहां पर हम देख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे तो क्या 31 किसी से कटता है? भाई नहीं कटता है। 31 केवल 1 से और स्वयं से कटता है। मतलब क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त? याद रखेंगे 31 अभाज्य है। उसी प्रकार 41 देखते हैं, क्या किसी से कटता है? नहीं कटता है। ये भी क्या है? ये भी प्यारे साथियों आपकी एक अभाज्य संख्या है। 61 को देखिए, क्या 61 किसी से कटता है? जल्दी से चेक करेंगे। यूनिट डिजिट 1 है, 2 से कटेगा नहीं। इनका डिजिट सम 7 है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं। दोस्त ये 61 किसी से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से और 61 से 2 से कटेगी केवल। अब भाई 51 को देख लो। 51 को देखेंगे, क्या 51 किसी से कटता है? आप बोलेंगे भाई हाँ बिल्कुल कटता है। किस किस से कटता है? तो सर आपका 51 पहले तो 1 से कटता है, फिर 3 से कटता है, फिर 17 से कटता है। देखो 17 या 51 एकम 51, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये प्यारे दोस्तों एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। जबकि अन्य 3 क्या है? अन्य 3 आप लोगों की अभाज्य संख्या है। तो विषम क्या बन जाएगा? ऑड क्या बन जाएगा? विकल्प नंबर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला सीमा जगदीश की बहू और विष्णु की भाभी है। दोस्तों कोई सीमा है, कोई साथियों सीमा है। जो सीमा है वो एक लड़की है, क्योंकि उसने बोला है जगदीश की बहू है।
जो सीमा है प्यारे दोस्तों किसकी बहू है? आप बोलेंगे जगदीश की बहू है। भाई जगदीश की बहू कैसे बनेगी? जगदीश की बहू तो जब बनेगी जब जगदीश का एक लड़का हो। बोलेंगे आप लोग, जब जगदीश का प्यारे दोस्तों कोई एक लड़का हो, जगदीश का एक कोई लड़का हो और उसकी शादी हमें करवानी पड़े इससे माँ से, तभी तो बहू बनेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल बात सही है। लेकिन प्यारे दोस्तों पिछली ही लाइन जब पढ़ते हैं आगे, बोला है और विष्णु की भाभी है। किसकी भाभी है भाई? ये विष्णु की भाभी है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमने बना दिया, ये रहा विष्णु और विष्णु का ये हो जाएगा भाई और इसकी जो पत्नी होगी वो भाभी बन जाएगी। मतलब इससे माँ क्या है? विष्णु की भाभी है। आगे लाइन पढ़ते हैं तो बोला अर्जुन जगदीश का पुत्र है। तो अर्जुन कौन है? जगदीश का पुत्र है भाई। अर्जुन कहां पर रहा? अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन और आगे पढ़ते हैं तो बोला है और विष्णु का अकेला भाई है। और विष्णु का अकेला भाई अभी हमने किसे भाई बनाया था? तो आप बोलेंगे पीछे देखो भाई, अर्जुन जगदीश का पुत्र विष्णु का अकेला भाई है, तो अर्जुन यहां पर रख दो भैया, इसी बॉक्स में अर्जुन आएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। अब बोला है सीमा और अर्जुन, सीमा और अर्जुन के बीच का क्या संबंध है? भाई सीमा और अर्जुन क्या है? ये तो भैया पति और पत्नी हो गए। ये क्या हो गए? एक हो गई पत्नी और दूसरा हो गया पति। अब बताइए विकल्प में क्या दे रखा है साथियों? विकल्प को देखिए, विकल्प में क्या दे रखा है? ये तो पति पत्नी हो गए ना, अर्जुन और सीमा, ये पति पत्नी हो गए। लेकिन विकल्प में क्या है? तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी में पत्नी दिया गया है और कहीं भी पति तो दिया नहीं गया है। इस कारण आपका सही जो उत्तर बनेगा वो साथियों विकल्प नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? विकल्प नंबर सी एकदम सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है और एफ का अर्थ घटाना है और दोस्तों बी का अर्थ भाग देना है, तो बताइए समीकरण। चलिए समीकरण को लिख लेते हैं। 3 बोला है, ए का मतलब क्या है? योग करना है, योग कर देते हैं। 8 उसके बाद बी का मतलब क्या है? बी का मतलब भाग करना है, तो भाग कर देते हैं। किससे करेंगे? 2 से। उसके बाद क्या है? सी का मतलब गुणा करना है, तो सी का मतलब गुणा कर देंगे 4 से। आगे एफ का मतलब बोला है भाई घटाना, एफ का मतलब घटाना है, तो 9 से घटा देंगे। तो साथियों ऐसे प्रश्न में हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, मल्टीप्लाई में 4 है, प्लस में यहाँ पर 3 है और यहाँ में माइनस में 9 है। तो अब की बार में 4 गुणा 4, तो 3 प्लस 4 गुणा 4 16 हो जाएगा और माइनस का 9, 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19। 19 में से 9 चला जाएगा तो हमारा जो उत्तर बनेगा प्यारे साथियों वो बनेगा 10। क्या बनेगा? 10। और 10 कहां पर है? देखो D4 विकल्प नंबर डी में दे रखा है, D4 दादाजी। ठीक है, इसे यहां पर दे रखा है, D4 दादाजी में दे रखा है क्या? आपका 10। यही आप लोगों का प्यारे दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए सभी को राम राम है, जय हिंद जय भारत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग। देखो बात करने का प्यारे दोस्तों समय नहीं है, क्लास लंबी खींचना हो, हमें व्यूअरशिप लेनी हो तो हम लंबी खींच सकते हैं, लेकिन यार हम क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि हमारा कम समय में इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल सके और अच्छे से आपकी क्लास कवर हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बोला है यदि f बराबर 6 है, यदि दोस्तों f बराबर क्या है? 6 है। और उसी प्रकार उसने बोला है फॉक्स बराबर क्या है दोस्तों? 45 है। फॉक्स बराबर 45 है, तो लायन का कोड बताना है, LION। क्या बता सकते हैं आप लोग? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर, f तो 6 पर ही होता है। बिल्कुल सही बात है, फिर से f आया है तो 6 पर, o देखेंगे 15 पर और यहाँ पर x कितने पर? 24 पर। सभी को जोड़ के देखो, क्या 45 आ रहा है दोस्तों? जल्दी से जोड़ेंगे, 24 15 39, 24 15 39 6 45। यानी कि जब हम फॉक्स के सारे लेटर जोड़ देते हैं, गौर से देख लो, 6 + 15 + 24, 24 15 39, 24 15 39 से 45, यानी 45 आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार लाइन के सभी अक्षर जोड़ देंगे, जो भी मान आ जाएगा हमारा उत्तर बनेगा। मतलब 12 पर, 9 पर, उसके बाद 15 पर, उसके बाद 14 पर। जल्दी से सभी को प्यारे दोस्तों जोड़ दो, तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 15 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा? 50। तो एक बार फिर से जोड़ लो, 14 और 15, 14 15 29, 29 और 8 38, 12 50। तो प्यारे दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे, 12 + 9 + में 15 + में 14, तो ये आपका जो बनेगा ये बनेगा 50। 50 कहाँ पर है? विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर बी फॉर बाबू। ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे, यही हम लोगों का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बोला गया है मनीष अपने खुद के घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मनीष नाम का कोई शख्स है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। कोई मनीष नाम का शख्स है प्यारे दोस्तों, यहां पर मान लीजिए मनीष का कोई घर है और इस घर से उत्तर की ओर मनीष चल रहा है। और कितना चल रहा है साथियों? उसने बोला है मनीष उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 किलोमीटर, सॉरी फॉर दैट, कितना बोला है? 15 किलोमीटर चलता है। तो इसको 15 किलोमीटर चलाते हैं।
उसके बाद बोला है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। साथियों अब मनीष यहां से मुड़ा है दाईं ओर, और भाई इसका मुख उत्तर में है तो दाईं मुड़ेगा, ये कहां पर जाएगा, ये चला जाएगा पूर्व की दिशा में। और दूरी कितनी तय कर रहा है भाई, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। उसके बाद बोला है फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। साथियों अब यहां से भी मनीष आपका दाएं मुड़ रहा है, कहां पर, दाएं, और पूर्व में मुख है, दाएं मुड़ेगा कहां पर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और दूरी कितनी तय कर रहा है भाई, 5 किलोमीटर तय कर रहा है। उसके बाद उसने बोला है अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। साथियों अब यहां पर जब मनीष आया है 5 किलोमीटर चल करके, तो फिर से दाएं मुड़ रहा है और दूरी कितनी तय कर रहा है भाई, अब की बार में फिर से दूरी उसने 10 किलोमीटर तय की है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। तो आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल, प्रारंभिक स्थान कहां पर था, ये इसका घर था, पहुंच कहां पर गया, यहां पर। तो टोटल दूरी कितनी थी, 15 थी। भाई यहां पर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये एक आयत बन चुका है 5 5 और 10 10 का, ये आयत बन चुका है। अब भाई शेष, अब टोटल दूरी अगर 15 थी तो शेष अगर 5 घट जाएगी, कितनी बचेगी, आप बोलेंगे भैया 10 किलोमीटर बचेगी। कितनी बचेगी सर, 10 किलोमीटर बचेगी। और 10 किलोमीटर कहां पर है भाई, विकल्प नंबर डी में दिया है, विकल्प नंबर डी, डी फॉर दादाजी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे, क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी 10 किलोमीटर सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। प्यारे दोस्तों एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का, इसको पढ़ेंगे और इसका आप सभी उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बोला गया है यहां पर, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। दोस्तों सबसे पहले गौर से पढ़ो, प्रश्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर के खड़ा हूं तो बताओ मेरे पीठ की दिशा क्या होगी। दोस्तों क्या बोला है, जो हमारा दायां हाथ है वो कहां पर है, उत्तर की ओर है। मान लीजिए मैं यहां पर एक लड़का बना देता हूं, यहां पर प्यारे दोस्तों एक लड़का बनाने का प्रयास करता हूं, और ये रहा आपका लड़का, ठीक है, ये रहा लड़का। और इसका जो हाथ बनेगा, ये जो इसका हाथ बनेगा कौन सा, दायां हाथ, इसका जो दायां हाथ है ये मान लीजिए बायां हाथ है, और दायां हाथ इसका कहां पर है, तो आप बोलेंगे दोस्तों इसका दायां हाथ ये रहा, ये वाला उत्तर की ओर है दोस्तों, कहां पर है, उत्तर की ओर, ये रहा उत्तर की ओर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसने बोला है तो बताओ मेरे पीठ की दिशा क्या है। भाई दायां हाथ उत्तर की ओर कब बनेगा, जब इस लड़के का मुख कहां पर होगा, पश्चिम की ओर होगा, कहां पर होगा, पश्चिम की ओर होगा। बताइए, जब कोई व्यक्ति, मेरी बात सुनो, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, देखो उसने बोला है कि मेरा दायां हाथ, अगर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है तो उसकी जो दाएं दिशा बनती है वो क्या बनती है, उत्तर बनती है, तो दायां हाथ हो गया। और बाएं दिशा क्या बनती है, दक्षिण बनती है, तो ये बायां हाथ हो गया। लेकिन वो प्यारे दोस्तों देख कहां पर रहा है, अभी तो वो देख रहा है कहां पर, पश्चिम की ओर देख रहा है ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर। लेकिन उसने क्या बोला है, उसके पीठ की दिशा क्या है, पीठ की दिशा कहां, मतलब मेरे पीठ की दिशा कहां पर है, तो आप बोलेंगे अगर मुख पश्चिम में है तो पीठ कहां पर हो जाएगी, साथियों पूर्व में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, पूर्व में हो जाएगी। तो पूर्व में हो जाएगी तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से आपका सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर बी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लो, आप अपना जो सीधा हाथ है वो उत्तर की तरफ मुख कर लो, और आपकी पीठ देखोगे तो हमेशा आपकी कहां पर जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी। चाहो तो अभी हाल प्रैक्टिकल करके देख लो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है साथियों, एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है। एक पंक्ति है दोस्तों, उसमें कोई लोकेश नाम का लड़का है, कौन है, लोकेश नाम का लड़का है, और वो बाएं से 19वें स्थान पर है। तो लोकेश बाएं से, एक पंक्ति है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको, ये दिशा जो होती है ये बाएं होती है, और यहां पर जो दिशा होती है आपकी राइट हैंड की तरफ ये दाएं होती है। तो बाएं से लोकेश कौन से स्थान पर है साथियों, 19वें स्थान पर है, एल फॉर लोकेश, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है दाएं से वो 31वें स्थान पर है, वही लोकेश साथियों, यही जो लोकेश है ये दाएं छोर से कितने नंबर पर है, तो आप बोलेंगे 31वें नंबर पर है। एक तो लेफ्ट हो गया, एक तो आपका क्या बोलते हैं बाएं हो गया, और एक आपका क्या हो गया, दाएं हो गया। इन दोनों दिशाओं से एक ही लड़के की जब पोजीशन दे रखती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1, टोटल व्यक्ति आ जाते हैं। यानी कि बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, और दोनों में से एक घटा देंगे, चूंकि एक ही लड़का है और दो कंडीशन है इसलिए घटाते हैं। तो आपका लेफ्ट से कौन सा है, 19वां है दोस्तों, राइट से कितना है, 31वां है। दोनों को जोड़ के एक घटाना है, दोनों को जोड़ो, 9 1 10 की 0, 3 2 5, एक घटा दो दोस्तों 49। टोटल जो लड़कों की संख्या आएगी पंक्ति में, कुल व्यक्तियों की संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 49 आएगी। कितनी आएगी, 49। देखो यार 50 नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि लोकेश तो अकेला है और उसकी दो दिशाओं से कंडीशन दे रखी, भाई एक लड़के की दो दिशाओं से कंडीशन है, इसलिए एक घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसका उत्तर 49 बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन है ये आप लोगों का कथन और निष्कर्ष से संबंधित, कथन और निष्कर्ष से संबंधित अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ घटते संसाधन आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रहे हैं। सॉरी, बोला है जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है इसके साथ साथ जो घटते हुए संसाधन है आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रहे हैं, यानी कि खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। निष्कर्ष नंबर 1 पढ़ो। बोला गया है विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी। भाई कथन से रिलेटेड ही देना है। क्या कथन में कहीं बोला है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? भाई हमने इकोनॉमी में तो पढ़ा था जनसंख्या का कॉन्सेप्ट हमेशा डबल होता है, एक होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी, और कथन में भी नहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा हमने बताइए, तो इस कारण ये गलत हो जाएगा। आगे बोला है विकासशील देशों की सरकारों, कह रहा है विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना बहुत कठिन होगा। दोस्तों विकासशील देशों की जो सरकारें हैं आने वाले दिनों में अपने लोगों को सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना बहुत कठिन होगा। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। ये प्यारे दोस्तों क्यों सही है? क्योंकि उसने सीधा सा बोल दिया है, सीधा बोल दिया घटते संसाधन। भाई अगर भविष्य में हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही और जो संसाधन है वो तो सीमित है, जब संसाधन घटने लगेंगे तो सभ्य गुणवत्ता वाला जीवन कैसे दे पाएगी सरकार? इस कारण ये वाला सही बनेगा। तो आप इस स्थिति में बोलेंगे कि सर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो यहां पर आप विकल्प नंबर बी को बना लो, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसको हम टाइपिंग करवा देंगे। ठीक है, अभी यहां पर टाइप नहीं किया है तो इसको हम टाइप करवा देंगे। विकल्प नंबर बी प्यारे दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे दोस्तों सीरीज का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर हमसे बोला गया है, इस श्रृंखला को देखें, 22, 21, 23, 22, 24, 23 और क्वेश्चन मार्क, इनमें से अगला पद क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम श्रृंखला को अलग से लिखते हैं। अलग से लिखेंगे तो 22 बोला है, उसके बाद 21 है, 21 के बाद प्यारे दोस्तों 23 है, 23 के बाद फिर से 22 है, और उसके बाद क्या है, फिर 24 है, और 24 के बाद दोस्तों 23 है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन मार्क है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त, और ये लेटेस्ट अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। बोला है 22, 21, 23, 22, 21, 23, 22, 24, 23 और क्वेश्चन मार्क बता देंगे। देखो प्यारे दोस्तों हमने आपको बोला था जब भी संख्याएं निश्चित क्रम में घट बढ़ रही हो तो उनको हमेशा अल्टरनेट सोचा करो। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके एक सोचोगे, आपका उत्तर चुटकियों में आ जाएगा। कैसे आएगा? चुटकियों में उत्तर आएगा, एक को छोड़ करके एक सोचोगे। देखिए यहां पर हमारा उत्तर आ चुका है। क्या आ गया? जल्दी से बताओ, क्या उत्तर आ गया? आप बोलेंगे हाँ। देखो दोस्तों यहां पर +1 है, यहां पर भी अल्टरनेट +1 है, और यहां पर भी +1 है। ऊपर देखेंगे तो वहां पर भी अल्टरनेट में +1 का ही लॉजिक चल रहा है। तो भाई अब तो बता सकते हो, अगर यहां पर 24 था तो अगला वाला क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए प्यारे साथियों। कितना? 25। और 25 कहां पर है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में आपका दे रखा है, यही आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों आते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। कथन और तर्क से संबंधित है। बोला है क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए जबकि अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए ही अपर्याप्त हैं? बोला है दोस्तों क्या भारत को निर्यात जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बढ़ावा देना चाहिए, जबकि अधिकांश जो चीजें हैं वो आंतरिक उपयोग के लिए ही अपर्याप्त हैं, यानी कि हमारी जनसंख्या के उपयोग के लिए ही कम पड़ रही हैं। तो बोला है दोस्तों हाँ। तर्क नंबर 1 को समझेंगे। बोला है हाँ, हमें अपने आयात का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। क्या बोला है दोस्तों? हमें अपने आयात का भुगतान करने के लिए क्या करनी होगी? विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। तर्क नंबर 2 कह रहा नहीं, चयनात्मक प्रोत्साहन से भी कमी आएगी। क्या बोला है? चयनात्मक प्रोत्साहन से भी कमी आएगी। भाई देखो इसको अच्छे से समझो, ये एक आपका इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है। जब आपको कोई चीज खरीदनी है, जब आयात करना है, तो उसमें हमेशा आपका पैसा नहीं चलता है, वहां पर डॉलर चलता है, जिसे हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा, जिसे हम फॉरेंसिक रिजर्व बोलते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। तो हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है, इस कारण क्या है, हमें आयात को भुगतान करने के लिए क्या करनी है? विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए? तो आप बोलेंगे जो हमारा निर्यात है उससे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला वाला तर्क क्या है? बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है नहीं, चयनात्मक प्रोत्साहन से भी कमी आएगी। भाई उसने तो बोला है कि प्रोत्साहन करना है,
कमी तो आएगी ही नहीं। तो ये आप कैसे कह सकते हो? जब ये नहीं कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर केवल और केवल एक तर्क मजबूत है, ओनली वन तर्क इज द मजबूत। ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। केवल प्यारे दोस्तों आप लोगों का तर्क एक मजबूत होगा, यानी विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों ये देख लो कि 3 दिया कहां पर गया है। 3 कहां पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर 3 ये रहा, उसके बाद 3 ये रहा, उसके बाद 3 ये रहा। तो मैं आपको अगर तीनों पासों में ऐसे 3 दिखाई दे रहा है, तो आपको मैं एक जुगाड़ बता देता हूं, सेकंडों की जुगाड़। देखो मैंने हमेशा बताया है, जो भी संख्या विपरीत होगी वो कभी भी साथ में नहीं दिखेगी। गौर से फिर से सुनो, जो भी संख्या विपरीत होगी वो जिसके विपरीत पूछा उसके साथ नहीं दिखेगी। जैसे आपके 3 के विपरीत पूछा है, तो जो संख्या विपरीत होनी है वो इसके साथ नहीं दिखनी चाहिए। मतलब 1 नहीं होगा, विकल्प नंबर 1 काट दो। 2 नहीं होगा, विकल्प में है, नहीं होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा तो 5 को काट दो। 4 देखो साथ में दिख रहा, नहीं होगा, काट दो। अब क्या बच रहा है भैया, एक ही तो बच रहा है, एक ही तो बच रहा है। चुटकियों का आंसर आपका बी फॉर बाबू। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा साथियों, 3 का अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है, 3 का अपोजिट। क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या, विकल्प नंबर बी फॉर बाबू। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे। एक बहुत ही प्यारा सीरीज का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। बोला है साथियों, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। जल्दी से बताएंगे क्या आना चाहिए आगे। तो देखिए यहां पर अच्छे से समझो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। संख्या को सबसे पहले अलग से लिखते हैं। ये रहा 1, 1 के बाद क्या है दोस्त, 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है 19 है, 19 के बाद क्या है 42 है, 42 के बाद क्या है 89 है, 89 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों आपसे अभी यूपी पुलिस का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें एक तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है, एक उसने थोड़ा टफ न्यूमेरिकल टाइप कह सकते हैं, यानी कि आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उसी में से ये संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा। जल्दी से क्या आप बता सकते हैं, आप में से कोई प्यारा दोस्त बता सकता है क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। यहां पर देखो 1 से हुआ है 3, 3 से हुआ है 8, 8 से हुआ है 19, यानी कि कहीं ना कहीं ये डबल करके कुछ हेरा फेरी कर रहा है, डबल करके कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, अगर हम 1 का डबल करें, 1 का गुणा करें 2 और प्लस में करें 1, तो क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पर देखो 3 का गुणा करें प्यारे दोस्तों 2 और प्लस में करें 2, तो बन जाएगा, हाँ बन गया। ये तो लॉजिक पता चल रहा है भाई, ये तो लॉजिक हमें पता चल रहा है। तो आप बोलेंगे 8 का मल्टीप्लाई 2 सर, और उसके बाद प्लस में 3, 8 दूनी 16 तो 19। उसके बाद देखो 19 से 42 आ सकता है क्या भाई, 19 दूना 38 और 38 और 4 42, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद 42 से 89 हो रहा है क्या, हाँ देखो 42 दूना का 84 और 5 जोड़ दो तो 89। भाई मल्टीप्लाई तो हमेशा 2 हो रहा है, लेकिन संख्याएं 1 2 3 बढ़ते हुए जुड़ती चली जा रही हैं। तो भाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, क्या आएगा, 89 का मल्टीप्लाई तो 2 होना चाहिए प्यारे दोस्तों, और प्लस में अब की बार में 6 होना चाहिए। मल्टीप्लाई तो 2 होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए 6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे ज्ञात करोगे, 9 दूनी 18, 18 6 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो देखो विकल्प नंबर बी आप लोगों का बन जाएगा, बी फॉर बाबू। एक बार फिर से सही उत्तर आ जाएगा दोस्त। देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखो 100 माफी चाहेंगे 89, 89 गुणा में 2 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 दूनी 16, 16 1 17, 178 और प्लस में क्या जोड़ना है 6, तो भैया 184 ही तो आएगा, 184 ही तो आएगा। बी फोर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है और भाग माइनस का अर्थ भाग है, तब व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है 175, जो भी जहां पर कह रहा है उसको वहीं से बदलते चलो। 175 यानी माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का जो अर्थ है, देखो माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो माइनस का अर्थ भाग लगा दो, यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, भाग लगा देंगे और क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 25। उसके बाद जो भाग है, जो भाग है, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहां पर लगा दो प्लस, ठीक है, यहां पर लगा दो प्लस। इसके बाद लिख दो 5, ठीक है। उसके बाद बोला है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भैया, प्लस कहां पर गया, प्लस बोलेंगे तो पहले नंबर पर है, तो गुणा, प्लस का अर्थ बोला है गुणा, तो यहां पर लगा दो 20। 1 मिनट, गुणा लगा दो और क्या लिखना है, गुणा लगा करके 20 लिखना है। उसके बाद फिर से देखो, उसके बाद क्या रहा, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भैया, माइनस है, तो माइनस लगा दो। गुणा का अर्थ अगर माइनस है दोस्त, तो यहां पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद गुणा का अर्थ हो गया माइनस, फिर से आ गया प्लस, तो प्लस का अर्थ अभी देखा था हमने क्या था, गुणा था। इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से प्लस का अर्थ क्या था, तो आप बोलेंगे भाई गुणा ही तो था,
गुणा ही तो था, ये तो अभी हमने देखा था प्लस का अर्थ गुणा। चलिए बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। बोर्ड मास का प्रयोग करके हल करेंगे तो सबसे पहले तो डिवाइड उड़ेगा, 25 सत्ते 175, क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175। उसके बाद प्लस होगा और यहाँ पर 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा साथियों 20 पंचे हो जाएगा 100, ठीक है 20 पंचे 100। उसके बाद माइनस में 10 दिया 30, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है 107, 107, माइनस में जाएगा 30 तो बोलेंगे भाई 77, कितना आएगा 77, बोले तो 77, और 77 कहाँ पर है A4 अनाल कर लिए, ठीक है इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द का चयन कीजिए। यहां पर एक आकृतियां दे रखी हैं 4, यहां पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से विषम बताना है क्या होगा। तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या बता सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, देखते ही उत्तर आना चाहिए प्यारे दोस्तों। कैसे आएगा, देखो विकल्प नंबर सी आ गया, धुआंधार तरीके से आ गया। आप बोलेंगे कैसे आया सर, ये तो बताइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे देखो यहां पर देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर ये जो आपको वर्ग दिया गया है ना, तो यहां पर ये कट लगा है और कट के साथ में चिपका हुआ है ये बिंदु है। उसी प्रकार ये कट लगा हुआ है, चिपका हुआ साथ में बिंदु है। देखो भाई यहां पर कट तो ये लगा है लेकिन बिंदु दूसरी दिशा में है, और देखो यहां पर देखेंगे तो कट यहीं पर और बिंदु यहीं पर। कहने का मतलब जहां पर कट वहीं पर बिंदु। लेकिन भैया विकल्प नंबर सी में काहे दूर दूर भाग रहे हो, क्या लड़ाई हो गई है, इस कारण लड़ाई हुई तो यही विषम को बना दो। इसी को क्या बनाएंगे हम लोग, विषम बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। प्यारे दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। बोला है कह रहे निम्नलिखित 5 तार्किक आरेखों में से कौन सा फैक्ट्री मशीनरी उत्पाद के बीच में सही संबंध सटीक रूप से दर्शाता है। देखो भाई यहां पर बोला है 5 तार्किक आरेखों में से, यहां पर आरेख तो 4 ही दे रखे हैं, तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा संबंध है विकल्प में जो आपका फैक्ट्री मशीनरी और उत्पाद के बीच में सही संबंध दर्शाता है। बताइए, इस 4 आरेख आपको दिए गए हैं, फैक्ट्री मशीनरी और उत्पाद। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे आप लोग, सबसे पहले एक आरेख आएगा, सबसे पहले एक आरेख आएगा जो कि फैक्ट्री को बनाएगा। किसको, एक आरेख आएगा जो सबसे बड़ा होगा वो फैक्ट्री को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद दोस्तों इसके अंतर्गत एक आरेख आएगा जो कि मशीनरी को प्रदर्शित करेगा, किसको, मशीनरी को। इसके बाद साथियों एक और यहाँ पर आरेख आएगा, एक और यहाँ पर आरेख आएगा जो आप लोगों का उत्पाद को प्रदर्शित करेगा, किसको, उत्पाद को। तो भैया फैक्ट्री के अंतर्गत मशीनरी भी होती है और उत्पाद भी होता है। कहने का मतलब है एक सर्कल, उसके अंतर 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे अलग अलग सर्कल, ठीक है, एक सर्कल और 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर्कल। तो ऐसा कहां पर है, विकल्प नंबर भैया सी में है, सी में है विकल्प नंबर सी। तो ये आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो फैक्ट्री सबसे बड़ा, उसके अंदर मशीनरी होती है और उत्पाद भी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। बोला 8 अधिकारी JKLMN OP और Q एक बैठक के लिए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। भैया इनको एक गोलाकार मेज बनाओ जल्दी से, ले बन गई, ये बन गई गोलाकार मेज। कितने लोग हैं भाई, 8 अधिकारी हैं, JKLMN OP और Q। तो दोस्तों यहाँ पर 8 तो बनाना आसान होता है, सीधे से 8 ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे 8 बनाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से 8 बनाएंगे। ये हम लोगों के 8 अधिकारी बैठ चुके हैं, ठीक है। अब इनकी पोजीशन देखो क्या बोला है दोस्तों, सबसे पहले बोला है, सबसे पहले बोला जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो जे नाम का शख्स है वो पी के दाएं दूसरा ये रहा, जे नाम का शख्स पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो के दाएं से तीसरे स्थान पर है। भैया जो को इसके लिए आता है, जो जस्ट आगे आने मतलब पी के लिए आता है। जो जस्ट पीछे वाला कौन था, जस्ट जो के पीछे पी था। तो जो पी है ना वो के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो के को अगर यहां पर रख दें, पहला दूसरा और तीसरा, के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया आपका पी, ठीक है। इसके बाद बोला है एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो एम नाम का शख्स है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में बैठा है। जो कौन, जो आपका जस्ट पीछे वाला अभी बोला था, ये रहा जो, और जो से पीछे कौन आया है भैया, ओ आया है। तो जो पी और जे के बीच में बैठा है कौन है भैया, ओ है। वो कह रहा है एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों हमने इसको बिठा दिया। इसके बाद देखो लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है।
एल नाम का जो शख्स है, देखो यहां पर देखो गौर से, बोला एल नाम का जो शख्स है वो के या फिर एन का पड़ोसी नहीं है। भैया ना तो एल यहां पर आ सकता है, ना तो एल यहां पर आ सकता है। इसके अलावा एन, भाई एन कहां पर है, एन का पता नहीं है। लेकिन दोस्त के आसपास एल नहीं आ सकता है, तो अब एक पोजीशन बच रही है एल के लिए, ये वाली एल के लिए ये पोजीशन है, तो एन को हम यहां पर बना सकते हैं। एन को प्यारे दोस्तों यहां पर बना सकते हैं। इसके बाद कोई एक और बच रहा होगा, एक कौन बच रहा है जल्दी से देखो, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी बच रहा है क्या, फिर क्यू बच रहा है भाई, क्यू बच रहा है, क्यू को यहां पर रख दो। देखो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहली लाइन पढ़ो, बोला जे जो है वो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर मैंने किसे रखा, जे को रखा। और बोला जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, हमने बोला है जो आता है वो जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए, किसका है, जस्ट पीछे वाले कौन है, पी है, तो जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो भैया के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन, पी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बोला है एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो एम नाम का शख्स है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, बिठा दिया। और बोला है जो पी और जे के बीच में बैठा है। अब भाई जो किसके लिए आता है, अभी पीछे बताए थे, जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए, जस्ट पीछे कौन आया है, ये ओ आया है, तो भाई जो आपका ओ है वो पी और किसके बीच में बैठा है, जे के बीच में बैठा है, तो हमने बिठा दिया, हमने बिठा दिया किसको, ओ को, पी और जे के बीच में, ये रहा ओ, पी और जे के बीच में। इसके बाद दोस्तों एक लाइन उसने दी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोला है एल जो है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो मेरे पास के की ऑलरेडी पोजीशन पता थी, तो मैंने कहा के का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो यहां पर आ सकता है और ना ही यहां पर। अब एक पोजीशन बच रही है ये वाली, तो भाई मैंने एल को यहां पर रख दिया। अब एन को रखने की एक ही कंडीशन थी यहां पर, तो हमने रख दिया इसको। इसके बाद बोला है दोस्तों यहां पर क्यू, क्यू के बारे में, क्यू छूट रहा था, क्यू को हमने रख दिया, क्यू भी तो छूट रहा था, तो आप बोलेंगे क्यू को रख दिया। इसके बाद दोस्तों उसने पूछा क्या है, एल के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, एल के निकटतम बाईं ओर, प्यारे दोस्तों एल के निकटतम बाईं ओर देखेंगे तो कौन है, भाई देखो बाईं ओर देखना है, किसके, एल के निकटतम, ये रहा एल, और इसके बाईं ओर देखेंगे तो प्यारे दोस्तों ये तो जे आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये तो जे आ रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी से एक बार फिर से देख लो, कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखो बोला है जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, मैंने रख दिया जे को पी के दाएं दूसरे स्थान पर, जो के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो मतलब जो पी है वो के दाएं तीसरे स्थान पर, के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो गया, आपका पी हो गया। आगे बोला है एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो एम है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, रख दिया हमने। उसके बाद बोला है जो पी और जे के बीच में बैठा है, पी और जे के बीच में बैठा है, ठीक है। उसके बाद बोला है, उसके बाद क्या बोला है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं, तो एल को हमने के या एन का पड़ोसी नहीं बनाया। इसके बाद प्यारे दोस्तों देखो, इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास क्या बच रही थी, दो कंडीशन, या तो यहां पर एल नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा, के एन का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो एन को मजबूरी में हमें यहां पर रखना पड़ा। इसके बाद दोस्तों एल यहां पर हो गया हमारा, एल की कंडीशन फिक्स है। और क्वेश्चन में पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है एल का निकटतम बाईं ओर कौन है, भाई दायां देखेंगे तो क्यू आ जाएगा, चूंकि छूट रहा था तो क्यू को हमने रख दिया, वो कंडीशन एक बची थी, तो दाएं देखेंगे तो क्यू आएगा, लेकिन पूछा है हमसे बाएं, बाएं पूछा है तो भाई जे आना चाहिए, जे ही आप लोगों का सही उत्तर आएगा। ये सारे के सारे विकल्प क्या हैं, गड़बड़ है भैया, ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। आपका जो सही उत्तर बनेगा वो जे बन जाएगा, और ये मैं पीडीएफ में ऑप्शन 1 को हटा करके डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों, पीडीएफ में इस ऑप्शन को हटा करके तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपका जो सही उत्तर बनेगा वो जे बनेगा, इसको याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो साथियों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, बहुत जल्दी हम मैथ की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, लगभग 10 तारीख से, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी उस पर काम चल रहा है। 10 तारीख से लगभग आपकी मैथ की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, शाम को लगभग 8 बजे, ठीक है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।